भारत पर ब्रिटिश हुकूमत की कहानी असल में उन गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय की कहानी है जिन्होंने करीब 200 सालों तक इस देश की किस्मत लिखी। तो 1773 से लेकर 1947 तक आखिर ये पद क्या था, इनकी नीतियां कैसी थीं और भारत पर इनका क्या असर पड़ा? आइए इसी सफर पर चलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो टॉप पोस्ट थी वो समय के साथ बदली कैसे। शुरुआत हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तब इसे कहते थे बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 आते आते चार्टर एक्ट ने इसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब सारी पावर एक जगह सेंटर में आ गई। और आखिर में जो सबसे बड़ा मोड़ था वो था 1857 का विद्रोह। उसके बाद 1858 से यही पद भारत का वाइसरॉय कहलाने लगा, जो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन का नुमाइंदा होता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले दौर में जब भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री पावर की नींव रखी जा रही थी। ये वो जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी से एक रूलिंग पावर में तब्दील हो रही थी। और इस दौर के दो सबसे बड़े नाम थे, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस। हेस्टिंग्स, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म किया और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी। दूसरी तरफ थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए। और हाँ, उन्हें भारत में सिविल सर्विसेज का जनक, मतलब फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। अब लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि प्रणाली थी वो वाकई एक बहुत ही स्मार्ट और चालाक रणनीति थी। सोचिए, इसके तहत भारतीय राज्यों को करना क्या पड़ता था? अपनी फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों को सौंप दो, अपने ही खर्चे पर एक ब्रिटिश सेना रखो और अपने दरबार में एक ब्रिटिश अफसर को भी बिठाओ। नतीजा, बिना कोई सीधी जंग लड़े भारतीय राज्यों ने अपनी आज़ादी खो दी और ब्रिटिश कंट्रोल तेजी से फैलता गया। हैदराबाद के निजाम वो पहले शासक थे जिन्होंने इसे अपनाया था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगले दौर में जहां एक तरफ बड़े बड़े सामाजिक सुधार हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर कब्जा करने की आक्रामक नीति भी चल रही थी। और इसी टकराव ने आगे चलकर एक बहुत बड़े विद्रोह को जन्म दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है और कई लोग इन्हें सबसे लिबरल एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक मानते हैं। इनके टाइम में कुछ बहुत बड़े सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे 1829 में सती प्रथा को खत्म करना और ठगी प्रथा का दमन। सिर्फ यही नहीं, मैकाले की प्रपोजल पर बेस्ड इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 भी पास हुआ और कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज भी इन्हीं के दौर में बना। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। इनका जो दौर था वो दो मुहा था। एक तरफ तो उन्होंने मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, जैसे भारत की पहली रेलवे लाइन, टेलीग्राफ नेटवर्क और पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। उनकी नीतियां बहुत ज्यादा दमनकारी और विस्तारवादी थी। दूसरा एंग्लो सिख युद्ध हो या फिर उनकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, इन्हीं सब ने असंतोष के बीज बो दिए थे। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत था क्या? पॉलिसी एकदम सीधी और साफ थी। अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, मतलब कोई नेचुरल पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे बड़े बड़े राज्यों को हड़प लिया गया और इसी ने 1857 के विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। और फिर साल आया 1857, भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट। ये विद्रोह हुआ लॉर्ड कैनिंग के समय में, जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। इस बगावत का नतीजा ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में चला गया। तो अब हम उस दौर में आ गए हैं जब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का राज था। और मजे की बात यह है कि यही वो दौर था जब ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनलिज्म यानी संगठित भारतीय राष्ट्रवाद ने जन्म लिया, जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश नीतियों का ही एक रिएक्शन था। इस दौर में लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन की नीतियां ब्रिटिश राज के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे दिखाती हैं। लिटन एक पक्के साम्राज्यवादी थे। उन्होंने वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट जैसा कानून लागू किया, जिसका सीधा मतलब था कि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर सख्त पहरा बिठा दो। वहीं दूसरी तरफ थे रिपिन, जो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने प्रेस पर लगी पाबंदियां हटाईं और उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक यानी फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को लेकर बहुत जुनूनी थे, लेकिन उनकी सबसे विवादित पॉलिसी थी 1905 में बंगाल का बंटवारा।
कहने को तो ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था, पर असल में ये डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति का एक क्लासिक एग्जाम्पल था। और इसी एक घटना ने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया और भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई आग दे दी। इसके बाद का जो दौर था वो जन आंदोलनों और क्रूर दमन का दौर था। लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट यानी अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत हुई। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं, जिसके जवाब में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू किया। अब हम पूरी तरह से गांधीवादी युग में हैं, जहां एक तरफ संघर्ष था तो दूसरी तरफ बातचीत की कोशिशें भी चल रही थीं। लॉर्ड रीडिंग के समय चौरी चौरा की घटना हुई, लॉर्ड इरविन के दौर में साइमन कमीशन का बॉयकॉट, दांडी मार्च और मशहूर गांधी-इरविन पैक्ट हुआ, और फिर लॉर्ड विलिंगडन के समय में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट जैसी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुईं। और अब हम ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल आखिरी और शायद सबसे उथल-पुथल भरे दशक में पहुंच चुके हैं, जब सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपने फाइनल स्टेज पर थी। ये बिल्कुल आखिरी पड़ाव था। लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन ने पूरे देश में जोर पकड़ लिया। लॉर्ड वेविल ने शिमला कॉन्फ्रेंस और कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव रखा और फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वाइसरॉय, जिन्होंने जून 3 प्लान के तहत भारत के बंटवारे और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को आखिरी रूप दिया, और इसी के साथ ब्रिटिश राज का अंत हुआ। तो इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है, ये जो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे, ये असल में थे कौन? क्या वो निर्माता और सुधारक थे जिन्होंने रेलवे, कानून और प्रशासन के जरिए मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, या फिर वो विभाजक और दमनकारी थे जो पीछे सिर्फ शोषण की एक विरासत छोड़ गए? 1784 साल लंबी इस कमांड चेन की असली विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।